नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। मैं मनीष आपके साथ भूगोल की लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। हम लोग लास्ट जो लेक्चर भूगोल का कर रहे थे, उस पे हम लोगों ने चर्चा की थी भारत पर। भारत की जो वनस्पति है, भारतीय वनस्पति पर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है। इसके बाद टॉपिक्स रह जाते हैं भारतीय मानसून और भारत में जो मेन जो जगह हैं, वो कहाँ पर उद्योग वगैरह है, और कुछ लोकेशंस जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो कुछ रह जाती हैं। उनको थोड़ा-सा हम जो अब मानसून वगैरह हम जो बड़े टॉपिक्स में क्लियर करेंगे, उसके साथ-साथ हम भारतीय चीज़ों को भी समझेंगे। जैसे समुद्र विज्ञान में अगर हम जाएँगे, तो इसमें कुछ भारत के भी फैक्ट्स समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, वो केवल भारत से संबंधित था। अब जो मैं पढ़ाऊँगा, उसमें हम विश्व और भारत लगभग-लगभग देखते हुए चलेंगे फैक्ट, ठीक है? तो इस प्रकार से ये आज जो नया टॉपिक चालू करेंगे, वो समुद्र विज्ञान है, ओशनोग्राफी। इससे कई सवाल आते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग शुरुआत में कि समुद्र में क्या-क्या आकृतियाँ मिलती हैं, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे सैलिनेशन क्या होता है, समुद्र का तापमान क्या होता है, फिर धाराएँ क्या होती हैं, और इस प्रकार से भारत में उन धाराओं का क्या प्रभाव है और विश्व में कहाँ-कहाँ कौन-सी धाराएँ हैं, जो गर्म हैं, जो ठंडी हैं। इस प्रकार की हम चर्चा करेंगे और समझेंगे मैप के माध्यम से कि उनके लोकेशंस क्या हैं। ठीक है? और पूरे अगर आप ओशनोग्राफी से समझें, तो आपको ओशनोग्राफी से करीब 3 से लेकर 4 सवाल आपको मिलेंगे भूगोल में, ठीक है? ये आपके कथन कारण में भी आ सकते हैं और साथ में मैचिंग कराने के लिए भी आपके सामने आपके पेपर में मिल सकते हैं आपको। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो हम मिसलेनियस बाद में देखेंगे। तो अभी जो हमको आगे डिस्कस करना है, समुद्र विज्ञान है। समुद्र विज्ञान का सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि समुद्र विज्ञान से हम क्या समझते हैं। समुद्र विज्ञान का अर्थ होता है कि हम जो समुद्र से संबंधित चीजें हैं, उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा नोट्स है। इसको जलमंडल का अगर हम हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन करते हैं, तो देखिए 2-3 प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। एक होता है स्थल मंडल, ठीक है? एक होता है जलमंडल और एक होता है वायुमंडल, ठीक है? और वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल से मिलकर ही बनता है जैवमंडल। जीवन कहाँ होता है? जीवन इधर ही होता है। मतलब जहाँ जल भी हो, जहाँ स्थल भी हो और जहाँ वायु भी हो। तो इस प्रकार से जो जीव हैं उनका उद्भव होता है और विकास होता है। तो आइए यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर से संबंधित चीज़ों को समझते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए भारत का जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, उसके लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, ठीक है? इसलिए इसको जलीय ग्रह कहते हैं या नीला ग्रह कहते हैं। किसके अधिकता के कारण? जल की अधिकता के कारण। पृथ्वी पर जल का वितरण एक समान नहीं है। जल का जो अधिकतम भाग है वो उत्तरी वितरण जो है महासागरों पर पाया जाता है, ठीक है? और जो अधिकतम भाग है, अगर पृथ्वी को हम बनाते हैं और इधर से भूमध्य रेखा बनाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा स्थल पाए जाते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे, ठीक है? और दक्षिणी गोलार्ध में आपके स्थल कम मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका देख सकते हैं, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देख सकते हैं, बस। लेकिन यहाँ पर पूरा भारत, पूरा जो विश्व है, वो ज्यादातर इसका जो पोर्शन है वो यहाँ पर स्थापित है। तो इधर ज्यादातर समुद्र है। तो समुद्र का अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? वो आपके अ, जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर फैला हुआ है। गोलार्ध का मतलब आप समझते ही होंगे, आधा गोला। मतलब ये आधा गोला ऊपर पृथ्वी और आधा गोला नीचे पृथ्वी, ठीक है? तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो जल का वितरण है, ये जरा सा हमको समझना पड़ेगा क्योंकि क्रम लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो 97.25% महासागरों में है, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं महासागर में? महासागर आते हैं, जैसे बड़े बड़े महासागर हो गए आपके, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। और सागर जो छोटी छोटी चीजें होंगी, जैसे अरब सागर, ठीक है? बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ियों में आपके आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये तीनों ही खारे जल के स्रोत हैं और ये लगभग 97.25% जो विश्व की जितना भी जल पाया जाता है उतना 97.25% भाग पर ये महासागर मिलते हैं। महासागर, सागर या खाड़ियाँ। इसके बाद शुद्ध जल, जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं ना कहीं से अ, अ, हमारे उपयोग के लिए हो जाता है, जैसे हिमानियाँ और हिमटोपियाँ, ये ग्लेशियर में पाया जाता है। तो दूसरा जो सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है महासागरों के बाद, वो पाया जाता है आपके हिमटोपियों पर।
ठीक है। हिमटोपियों मतलब जैसे ग्लेशियर होता है, आपने हिमनद ग्लेशियर सुना होगा और आपने सुना होगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। आपको मैंने बंदरपूछ का भी नाम बताया था जहाँ से यमुना निकलती है। तो इस प्रकार से मैंने कई आपको ग्लेशियर्स के नाम बताए। आपको एक मानसरोवर के पास के ग्लेशियर्स के नाम बताए, और एक हमारा जो ग्लेशियर है जिसपे सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है। वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्लेशियर आप कह सकते हैं जो ध्रुवीय भाग है, तीसरा ध्रुव हम सियाचिन को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ है, बर्फ की टोपियां हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर में भी हमारा जो बर्फ के रूप में जो जल जमा है वही पिघल कर फिर नदियों में मिल जाता है। तो हिमानियों में भी, हिम टोपियों में भी 2.05% लगभग जल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद भूमिगत जो जल है वो लगभग 0.68 है। कहीं कहीं किताबों में आपको 0.4 भी मिलेगा, 0.3 भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 0.68 बस क्रम लगाने के लिए आएगा, ठीक है। झीलें वो 0.01 है। मृदा में भी पाया जाता है जल, याद रखिएगा। वायुमंडल में मिलेगा आपको वाष्प के रूप में। आपको कभी चिपचिपी गर्मी आपने सुनी होगी ना नाम, जिसमें आप डर्मीकूल लगाया करते हैं पाउडर, तो वायुमंडल में नमी हो जाती है। चलिए, और नदी और नाले में ये भी 0.0001%, ठीक है। आप सोच रहे होंगे गंगा नदी तो इतनी बड़ी है, मृदा में नमी ज्यादा है गंगा नदी की तुलना में। हाँ, ऐसा है कि मतलब बहुत, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नदी केवल एक पोर्शन है, ठीक है। मृदा में नमी बहुत बड़े स्तर पर मिलती है, नदी नालों से भी सूख कर इसमें मृदा में नमी मिल जाती है, ठीक है। वायुमंडल में तो आप जानते हैं H2O के रूप में जिसको वाष्प बोलते हैं, बड़ी मात्रा में आपको वायुमंडल में जल मिलेगा, ठीक है। तो एक बार जरा महासागरों के नाम भी देख लेते हैं। सबसे बड़े जो घटक होते हैं जलमंडल के, वो महासागर है। इसको क्षेत्र के अनुसार मैंने फिट कर दिया है, क्षेत्र के अनुसार। सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर अंटार्कटिक महासागर है, फिर आर्कटिक सी है, ठीक है। तो अगर हम विश्व का मैप बनाएं, ये मैं पृथ्वी बनाता हूँ, तो आप इधर देखेंगे प्रशांत महासागर ऐसे दो पोर्शंस में आता है, और इसके बाद यहाँ पर आपके अमेरिका आ जाएगा ऐसे, और इधर पे आपके यूरोप आ जाएगा, इधर पे आपका साउथ अफ्रीका, और इंडिया करके ऐसे करके पूरा ये ऐसा पोर्शंस बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका आपका अटलांटिक सी आ जाएगा, ठीक है। अटलांटिक सी यहाँ पर है, और उसके बाद आर्कटिक सी है, यहाँ पे अंटार्कटा है, और ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये आपका प्रशांत, तो पहले नंबर पे प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा, उसके बाद अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आपका नीचे अंटार्कटा, और पांचवा आर्कटिक सी। तो इस प्रकार से आर्कटिक सी और अंटार्कटा में ज्यादातर बर्फ रहती है, लेकिन तब भी ये महासागर तो है ही। तो इस प्रकार से ये पांचों क्रम हमको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि आ, महासागर को जब हम देखते हैं तो महासागर में क्या क्या आकृतियां मिलती हैं, और महासागर किस प्रकार से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए, आप किसी मैदान में चलिए, आप मैदान में चलेंगे, चलिए ये आपकी समतल मैदान है। अब आप चल रहे हैं, पहले आप गंगा के मैदान से चलना चालू हुए, आप मान लीजिए उत्तराखंड की यात्रा में निकले, तो पहले आप गंगा का मैदान क्रॉस करेंगे, कुछ नदियां मिलेंगी, फिर आपको थोड़ा सा ऊंचाई मिलेगी, ठीक है ना। आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, फिर हिमालय पर्वत मिलेगा, ठीक है। आप मान लीजिए तिब्बत की ओर चले गए तो वहां पे भी ऐसी समतल भूमि मिलेगी। इस प्रकार की आकृति आपको मिलती रहेगी। कहीं आपको इसी पे आके कहीं खड्डा मिल जाएगा बड़ा सा, ठीक है ना। तो जैसे आप चल रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए आप समुद्र में चले, तो समुद्र में भी ठीक इसी प्रकार से आप ऐसे अंदर जाएंगे तो कहीं आकृति ऐसी चढ़ी हुई मिलेगी, कहीं इसी तरीके से ऐसे आपको चपटा चपटाकार रूप में मिलेगी, फिर कभी गहराई में मिलेगा कुछ, ठीक है ना। फिर आप जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर भी आकृतियां रहती हैं। तो इन आकृतियों को ही हम उच्चावच बोलते हैं, महासागरीय उच्चावच। इसको हम इंग्लिश में ओशियन रिलीफ बोलते हैं, ओशियन रिलीफ, ठीक है ना। महासागरीय उच्चावच बोलते हैं। तो महासागरीय उच्चावच में कुछ आकृतियों का आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कभी कभार अगर कभी आ जाता है मैच करने के लिए कि ये आकृति कहाँ मिलती है, तो आप कम से कम आंसर लगा सकें। हालांकि वो बहुत सिंपल टाइप के हैं, अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी में हमारे होना चाहिए। तो महासागरीय रिलीफ, जैसे देखिए, मैंने ये डायग्राम अपने लिए बनाया था जब मैं पढ़ता था। तो ये देखिए, आप यहाँ से आप चल रहे हैं, आप मान लीजिए गोवा घूमने जा रहे हैं,
ठीक है, गोवा में आप गए तो आपको सबसे पहले बीच मिलेगा, ठीक है, बीच आपका इसी का पार्ट होगा, मैदान के टाइप का। फिर उसके बाद आप जाएंगे, धीरे धीरे आपने समुद्र में नहाना चालू किया, फिर गहराई बढ़ गई, फिर और गहराई बढ़ गई, फिर और गहराई बढ़ गई, फिर बहुत गहरा हो गया समुद्र। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर एक छोटा सा पहाड़ आया, इसको भी आपने क्रॉस कर लिया, देख लिए। फिर उसके बाद देखा एक आयताकार जैसी कोई आकृति है, इसको भी आपने देख लिया। फिर आपने देखा कि कोई गहरी खाई टाइप की, वो भी देख लिया आपने। फिर आप क्रॉस करते 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 मान लीजिए आप एक्वामैन बन गए और फिर आप दूसरी जगह पे निकल गए, दूसरे देश में निकल गए। इस तरीके से मान लीजिए आप थे। तो ये जो आकृतियां आपकी पड़ी, इसको महासागरीय उच्चवच कहेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए बीच है, तो ये जो बीच है इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप, ठीक है। इसको बोलते हैं महासागर। ये महासागर है जहाँ जल से पूरा घिरा हुआ है। अब यहाँ से आप चल रहे हैं तो देखिए, पहले आप चले तो फिर यहाँ से गहराई आई, तो ये जो पोर्शन है जिसमें कम गहरा है, इसको कहते हैं महासागरीय मग्न तट। मग्न तट मतलब मग्न तट, ऐसा तट जो जल में मग्न हो, तो ये मग्न तट हो गया। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो गहराई बढ़ने लगती, तो इसको कहते हैं मग्न तट के बाद कहते हैं मग्न ढाल। ऐसा तट जो ढाल के रूप में है, तो ये ढाल हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा महासागरीय नितल। महासागरीय नितल का मतलब क्या होता है? महासागर का वो हिस्सा जो निचले स्तर पे है। तो अब ये निचला हिस्सा हमारा चल रहा है। अब इसमें देखिए, ये छोटे छोटे पहाड़ आपको दिख गए, ठीक है ना। ये ज्वालामुखी पहाड़ है, ये छोटे छोटे पहाड़ है। एक ये देखिए आप, छोटा चपटाकार आकृति है, इसको गुआयट बोलते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र हो गए, इसको समुद्र पर्वत बोलते हैं, इसको समुद्री वॉल्केनो बोलते हैं। और आगे आए तो आपको देखो ये खाई जैसी मिल रही है, तो इसको हम ट्रेंच टाइप का बोल देते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिज, ठीक है ना। आपको रिज भी मैं बताऊंगा आगे कि रिज क्या होता है, ठीक है। तो बस अभी आप ये आकृति बस दिमाग में रखिए, इसको रिज बोलते हैं। लंबी अगर आकृति मिलती है, बहुत लंबी आकृति, ठीक है ना, जैसे खाई के सहारे बहुत लंबी, जैसे मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, एक तरीके का हिमालय लगातार दिखाई देता है ना, तो इसको रिज बोलते हैं। ये श्रृंखला जो है रिज है। जैसे पश्चिमी घाट था, वो लगातार ऐसे चलता चला आ रहा था भारत में, तो अगर ये समुद्र में इसी तरीके की आकृति हो तो ये रिज टाइप का हो जाएगा। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए बस, ठीक है। आपके और जब हम अभी रिज को प्रॉपर पढ़ेंगे कि क्या रिज होता है और कैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं फिर पास आती हैं, तब वहां पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे, देखेंगे बहुत लंबी लंबी खाई है, तो इसको ट्रेंच बोलते हैं। आपने मरियाना ट्रेंच सुना होगा, 12 किलोमीटर गहराई है उसकी। बहुत गहरा क्षेत्र है प्रशांत महासागर में। मरियाना की उसको ट्रेंच बोलते हैं, खाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र होता है। आप ये वाले क्षेत्र देख रहे होंगे, ये देखिए छोटे छोटे से मतलब खाई जैसे हैं, ठीक है ना। ये पतली खाई, इसको कैनियन बोलते हैं। कैनियन का मतलब होता है बड़े स्तर पे कि बहुत बड़ी नाली, ठीक है ना। ये नाली टाइप की है ना, समुद्र में भी नाली टाइप की हो सकती है। मान लीजिए इधर से जल आ रहा है और इससे बहकर जा रहा है, तो ये कैनियन हो सकता है, ठीक है। ये कैनियन हो सकता है। ये कैनियन कैसे बना होगा? तो समुद्र की लहरें आती हैं, काटती रहती हैं, क्योंकि समुद्र आज का तो है नहीं, समुद्र बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये हो सकता है इसने बहुत समय से कोई आकृति हो यहाँ पे काट रही हो, तो कैनियन हो सकता है। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस, इससे इसमें आज इतना ही समझना है हमको। देखिए, महासागरीय उच्च महासागरीय भाग से महासागरों की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आप कहाँ मिले, क्या मिलेगा? हम आपको महासागर की जो गहराई अगर 200 मीटर तक है, 200 मीटर तक का आपका मतलब, आप 200 मीटर का मतलब समझ रहे होंगे। 200 मीटर का मतलब हुआ ये वाला हिस्सा, मतलब जहां तक लगभग प्रकाश पहुंच जाता है, चाहे थोड़ा सा धीमा प्रकाश पहुंचे, सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है। तो जहां सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है तो यहाँ पेड़ पौधे ठीक ठाक मिलते होंगे। पेड़ पौधे मिलते होंगे तो वो खाना बनाते होंगे। खाना बनाते होंगे तो उसको देखने का मतलब खाना खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां होंगी, कीड़े होंगे, उनके लिए बड़ी मछलियां होंगी। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है आपका, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको जीवाश्म मिलने की संभावना है, मतलब जीव मिलेंगे आपको। वही बात लिखी है, इस क्षेत्र को महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं, ऐसा तट जो जल में मग्न हो गया हो। यह क्षेत्र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पर आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। और मान लीजिए कभी गोंडवाना लैंड के समय में जब कार्बोनिफेरस युग आया होगा, ठीक है ना, और उसमें ये दब के मर गए होंगे, तो ये क्षेत्र भी वो वाला है, यहाँ पर आपको डीजल वगैरह काफी कुछ मिल सकता है।
और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, तो यहाँ पर पेड़-पौधे मिलते हैं, तो आपको मछली, मत्स्य के जो क्षेत्र हैं वो भी बहुत मिल जाते हैं। तो ठीक है ना, आपने डॉगर बैंक का नाम सुना होगा, डॉगर बैंक, ठीक है? ये आपके इंग्लैंड के पास पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत मछलियाँ मिलती हैं। ये सब मग्न तट हैं, यहाँ पर मछलियाँ बहुत मिलती हैं। आप भारत की बात कर लें तो भारत में यहाँ नर्मदा मिलती है, ताप्ती मिलती है, तो इधर पे जो तट है वो भी काफ़ी सकरा तट है और यहाँ पर भी बहुत मछलियाँ आपको मिल जाती हैं, ठीक है? ऐसे ही चेन्नई में भी जो तट है, मग्न तट है, वो भी काफ़ी आगे तक जाता है, यहाँ पर भी काफ़ी आपको मछलियाँ मिल जाएँगी। तो ये मत्स्य केंद्र बड़े अच्छे होते हैं और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी यहाँ पर मिलती है। तो जीव कौन-कौन से मिलते हैं समुद्र में, ये तो पता होना चाहिए ना? उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है ना? प्लवक जो घूमते रहते हैं ऊपर, ठीक है ना? तैरते रहते हैं। तो इसमें कौन-कौन से आते हैं? प्लांट्स भी शामिल हो सकते हैं और जो छोटे-छोटे जंतु हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। नेक्टन, नेक्टन का मतलब होता है ऐसे जो जीव जो समुद्र तट में काफ़ी गहराई पर मिलते हों, ठीक है ना? मतलब ये वाला हिस्सा, एक मान लीजिए ये समुद्र ऊपर जल है उसका, तो ऊपर वाले जहाँ तक सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो वहाँ तो प्लैंकटन मिल जाएँगे आपको। इसके बाद नेक्टन मिलेंगे ये वाले ग्रुप में और बेंथोस मतलब इससे भी नीचे वाले ग्रुप में यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना? ये अधिक गहराई पर पाए जाने वाले जीव और पौधे होते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा-सा यहाँ समझ लेते हैं कि और क्या है इसमें समझने लायक। तो आपको इसमें एक चीज़ ये भी समझनी है, तटीय क्षेत्र पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। यह महाद्वीपीय मग्न तट का अभाव भी हो सकता है। विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट आर्कटिक सागर में, तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। आर्कटिक सागर में आपको मैंने बता दिया, अब आपको याद भी रहेगा। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया, आपको याद रहेगा। बस ये याद रखिएगा कि ऊपर वाले हिस्से में जो समुद्र पाया जाता है, वहाँ का जो मग्न तट है, वो ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है? ये साइबेरियन शेल्फ है। साइबेरिया आप जानते हैं रूस में पड़ता है और रूस तो इस समय काफ़ी चर्चा में है, यूक्रेन में हमला कर रहा है लगातार। और भारत में नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है, वहाँ पर जो मग्न तट है, वो सर्वाधिक चौड़ा है। तो भारत का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट कहाँ पर है? तो जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में। इसके पश्चात मग्न तट के बाद अगर आप जाएँगे तो मग्न द्वीपीय मग्न ढाल पड़ेगी, ठीक है? इसकी गहराई 200 से लेकर 300 मीटर तक हो सकती है। ये अत्यंत गहरे क्षेत्र होते हैं जिन्हें कैनियन कहा जा सकता है, ठीक है ना? जहाँ गहरे क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको कैनियन समझाया अभी। थोड़ा-सा इरेज़ कर दूँ, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, आपको मैं दिखाऊँ ये। आप यहाँ गए तो ये तो मग्न तट हो गया। अब यहाँ से गए तो ये मग्न ढाल हो गई, तो इसमें ये देखिए छोटे-छोटे गहरे-गहरे क्षेत्र है ना, इसको कैनियन बोलते हैं। कैनियन कुल मिलाकर कुछ नहीं, एक बड़ी-सी नाली होती है। इसको हम मान लीजिए बहुत बड़ी नाली हुई जहाँ से आसानी से एक जल चला जाएगा, बस उसका नाम है कैनियन, ठीक है? ये कभी तरंगों ने काटा होगा समुद्र में या कभी बहुत पहले यहाँ मान लीजिए नदियाँ बहती रही उन्होंने काटा हो, तो इस प्रकार से कैनियन का निर्माण हो सकता है, ठीक है? नदियाँ भी कैनियन बनाया करती हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम कैनियन को समझ सकते हैं। इसके बाद महासागरीय सतह में अचानक उत्थान मिलता है, तो मैंने आपको बताया ये जो उत्थान है वो ये वाला उत्थान है, ये गए, ये मग्न ढाल चल रहा, फिर अचानक एक उत्थान आया, फिर ये आपका मैदान चालू हो गया, ठीक है? तो इसको उत्थान कहते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसमें पूछा जाता है। बस कुछ आकृतियों के नाम आपको पता चुनिए, ग्वाइट किसे बोलते हैं, ठीक है ना? संकीर्ण पहाड़ियों टाइप की अगर लगातार श्रृंखलाएँ मिलती हैं तो उसको महासागरीय कटक बोलते हैं, ठीक है? और गर्त बोलते हैं किसे? तो विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, अब जैसे यहाँ से गए तो ये लगातार देखिए, हमको लग रहा है देखने में कि ये पर्वत नहीं है, लेकिन देखिए छो लंबाई में देखिए कैसे पर्वत पर्वत जैसा पूरा फैला हुआ है। इसको रिज बोलते हैं, ठीक है? इसको रिज बोलते हैं, इसको मिड ओशियन रिज बोलते हैं, ये रिज, ठीक है? तो तो रिज को हम क्या बोलते हैं, इसको वास्तव में हिंदी में कटक। ये आपको याद रखना है, कटक को इंग्लिश में रिज बोलते हैं। तो कभी रिज लिख कर आ जाए या कटक लिख कर आ जाए तो आप भ्रमित मत होइएगा। और गर्त मैंने आपको दिखा दी है, गर्त ये है, ठीक है ना? ये गर्त और इस वाली गर्त में एक चीज का अंतर है, इस गर्त के साथ ये आपको पहाड़ियां मिलेंगी, लेकिन इस गर्त के साथ ऐसी पहाड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? इसका मतलब है कि यहाँ पर दो प्लेटें हैं ना, एक ये प्लेट एक ये प्लेट है, ये अलग होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? या कोई प्लेट नीचे धस गई होगी तो ये टूटन जैसा हो गया है यहाँ पर, ठीक है? तो ये ट्रेंच हो गई आपकी।
तो इस प्रकार से हमने आकृतियों को समझा। और ग्वाइट क्या होता है, जैसे ये पर्वत जैसा ऐसे हो गया, ये पर्वत हो गया, लेकिन मान लीजिए इस तरीके से ना होकर, पर्वत ना होकर इस तरीके की आकृति का निर्माण हो, ठीक है, समलंब त्रिभुज, चतुर्भुज सॉरी, इस तरीके, इसको ग्वाइट बोलते हैं। तो ये ग्वाइट है, जैसे ये छोटा सा ग्वाइट है, ठीक है। तो यही मैंने इस पे लिखा हुआ है ग्वाइट क्या होता है। तो ये आज एक ओवरव्यू लेक्चर था। अब इसके बाद हम धीरे धीरे, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि तापमान, समुद्र का तापमान क्या होता है, वो कैसे प्रभावित होता है, ठीक है ना। इससे डायरेक्ट सवाल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन कथन कारण में पूछ सकता है। और इसके बाद जो पूछने वाले सवाल है वो हैं सैलिनिटी, लवणता क्या है, ठीक है, उसके बाद प्रवाल भित्ति, और फिर उसके बाद आपकी महासागरीय धाराएं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो किसी देश में इंपॉर्टेंट चल रहा हो, उससे संबंधित फैक्ट, वो सब, जैसे मारियाना ट्रेंच एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, डॉगर बैंक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस टाइप की जो देश आधारित चीजें होती हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज हम इतने ही रखते हैं। ये हमारा एक ओवरव्यू लेक्चर था समुद्र विज्ञान का। इसमें बस थोड़ी सी चीज है, व्हाइट क्या होता है, समुद्री रिज क्या होता है, और महासागर 5 है उनका क्रम, और कितना जल किस मात्रा में पाया जाता है, केवल वो बात, केवल 3-4 बातें आज इम्पोर्टेंट थी। और इससे सवाल डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा आपको आज जो हमने पढ़ाया, लेकिन इनडायरेक्टली आपको कई सवालों में हल करने में इससे मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।